गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसे हम डिटेल से तो जान ही चुके हैं। चलो आइए कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में प्रमुख था? 1971 के चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीती थी, जिसका मुख्य कारण था गरीबी हटाओ का नारा। और ये लोकसभा चुनाव था पांचवा लोकसभा चुनाव, जो हुआ था 1971 में। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत में प्रतिबंध नौकरशाही एवं न्यायपालिका रूपी अवधारणा को किसने जन्म दिया था? चैप्टर में हमने बात की थी कि इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध नौकरशाही और न्यायपालिका की अवधारणा को जन्म दिया। ये पहली बार था कि भारतीय लोकतंत्र में अपनी तानाशाही को कायम करने के लिए प्रतिबद्ध नौकरशाही और न्यायपालिका की अवधारणा दी, जिसमें हमने बात की थी कि प्रतिबद्ध होता है किसी दल की योजनाओं को आंख मूंद कर स्वीकार करना, और ऐसा ही किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? संपूर्ण क्रांति बिहार की संपूर्ण क्रांति जो कि हुई थी 1974 में, और इसके नेता थे श्री जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था श्री डी.के. बरुआ ने। अब बात करें कि श्री डी.के. बरुआ कौन थे। श्री देवकांत बरुआ भारतीय राजनीतिज्ञ थे और ये इमरजेंसी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1974 में किस राज्य में छात्रों का भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कीमतों की वृद्धि को लेकर आंदोलन चला? छात्रों ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों के विरोध में आंदोलन, वही बिहार और गुजरात दोनों ही राज्यों में। बिहार में जो आंदोलन हुआ वो था संपूर्ण क्रांति, और गुजरात में जो आंदोलन था वो था नवनिर्माण आंदोलन। तो हमारा आंसर होगा बिहार और गुजरात दोनों में। किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चलाया गया? नवनिर्माण आंदोलन अभी हमने बात की गुजरात में चलाया गया। 1974 में रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किस नेता ने किया था? 1974 में बोनस को लेकर के रेलवे कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी, उसके नेता थे श्री जॉर्ज फर्नांडिस। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता के निर्वाचन को कब अवैधानिक घोषित कर दिया? देखिएगा, चैप्टर में हमने बात की थी कि 1971 के चुनाव में हालांकि भारी मतों से कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की मदद इस लोकसभा चुनाव में ली थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था, और इनके चुनाव को अवैध घोषित किया गया था 12 जून 1975 को। 1975 में की गई आपातकालीन घोषणा के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, तो प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, लेकिन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस दिन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी? ये सिफारिश जो की गई थी, ये की गई थी 25 जून 1975 में, और उसी दिन इमरजेंसी आधी रात से लागू कर दी जाती है। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका से किस दल पर प्रतिबंध लगाया गया था? ये प्रतिबंध लगाया गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी, ताकि ये सरकार का कोई विरोध ना कर सके, इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। तो इनको दबाने के लिए इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। इमरजेंसी के दौरान किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया? लघु संविधान इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बहुत सारे
परिवर्तन किए गए थे, हमारे संविधान में संशोधन किए गए थे। और ये संशोधन था 42वां संशोधन, जो कि इमरजेंसी जब लगी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था, उस समय किया गया था 1976 में। अब थोड़ा सा बात कर ले यहाँ पर कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या चीजें चेंज हुई थी, क्या परिवर्तन किया गया था। तो बात करें कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो आज के समय 5 साल है, पहले भी 5 साल था, लेकिन जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ा करके कर दिया गया था 6 साल, कि लोकसभा 5 के बजाय 6 साल तक काम करेगी। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक सिद्धांतों को ज्यादा महत्व दिया गया था। सरकार जो नियम बनाएगी उनको ज्यादा महत्व दिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांतों को। राष्ट्रपति काम करेगा तो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संशोधन हुए थे, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को कहा गया लघु संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों की जांच हेतु शाह आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। आपातकाल में भारतीय जनता पर क्या ज्यादतियां हुई थी, ये जांच करने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था वो था शाह आयोग, जो कि हमने चैप्टर में बात की थी। और इस आयोग का गठन हुआ था मई 1970 में। 2 महीने पहले ही चुनाव हुए थे लोकसभा के और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार बनते ही, जैसे ही मार्च 1970 में चुनाव होते हैं, सरकार बनते ही 2 महीने बाद ही मई 1970 में आयोग का गठन किया जाता है और शाह आयोग की अध्यक्षता में आपातकाल की ज्यादतियों की जांच की जाती है। आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय हुई थी? बहुत आसानी से कई बार आ चुकी है ये बात, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में। आपातकाल की समाप्ति के बाद देश में छठे लोकसभा चुनाव कब हुए? 1975 में आपातकाल लगाया गया था और आपातकाल जैसे ही खत्म होता है वैसे ही 77 में लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाती है और ये हुए थे मार्च 1970 में। जनता पार्टी का विधिवत निर्माण कब हुआ? देखिएगा, जब मार्च 1970 में चुनाव हुआ था तो जनता पार्टी इलेक्शन में जीती थी और कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन जनता पार्टी का विधिवत निर्माण हुआ था मई 1970 में। छठे लोकसभा चुनाव 1970 में हुए, जनता पार्टी की जीत हुई। जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को कितने लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो जनता पार्टी को हालांकि 272 सीटें मिली थी, लेकिन बाकी दलों ने सहयोग दिया जनता पार्टी का और इस तरीके से कुल मिलाकर सीटें हो गई थी 330। देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो कि 1970 के चुनाव के बाद जनता पार्टी बनी और पहले जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं श्री मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ चौधरी चरण सिंह को बनाया जाता है उप प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना किए बिना ही अपना त्याग पत्र दे दिया? हालांकि मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, क्योंकि जनता पार्टी कई पार्टियों का गठजोड़ करके बनाई गई थी तो बहुमत नहीं रह सका मोरारजी देसाई का, तो इनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह केवल 4 महीने प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान संसद के अधिवेशन में ये नहीं जा पाए, तो इन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया। इससे पहले कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री पद से वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो श्री मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में कौन उप प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो कुछ समय तक चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री रहे। तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में दोनों ही उप प्रधानमंत्री रहे थे, तो हमारा आंसर होगा
ऑप्शन सी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।